Welcome students to my YouTube channel and our RPSC Programmer Online Preparation Playlist। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक होने वाला है 4NF। हमने पिछले लेक्चर में नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स के 1NF, 2NF, 3NF एंड BCNF को डिस्कस किया था विद ऑल दी एग्जाम्पल्स। जो पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने की, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ मैंने पिछले लेक्चर में कवर की थी। आज वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे 4NF। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपको वीडियोस और लेक्चर प्रिपरेशंस कैसी लग रही है एंड इफ यू हैव एनी सजेशन देन प्लीज पुट इन द कमेंट बॉक्स। सो आज का टॉपिक होने वाला है 4NF, बट 4NF स्टार्ट करने से पहले हम दो सब टॉपिक्स कवर करेंगे क्योंकि वो सब टॉपिक्स जो है आपके 4NF से रिलेटेड है। तो अगर वो सब टॉपिक्स हमें अच्छे से समझ आ गए तो 4NF को समझना काफी इजी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कैनोनिकल cover. Now what is canonical cover means? It is a process of identifying minimum functional dependencies which are logically equal to functional dependency set F. Means suppose आपको कोई functional dependency दे रखी है जिसकी आपको काफी सारे उसमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज है। नाउ यू हैव टू ऑप्टिमाइज दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी। ऑप्टिमाइज मीन्स आपको इसमें से मिनिमाइज करना है आपके फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट को, बट किस मैनर में कि जो मिनिमाइज्ड फंक्शनली डिपेंडेंसी सेट आया है इट शुड बी लॉजिकली इक्वल टू योर ओरिजिनल फंक्शनल डिपेंडेंसी एफ। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? विद द रूल्स। जो हमने आर्मस्ट्रॉन्ग्स के रूल्स पढ़े थे वो रूल्स को हम यूज करके यहाँ पे इन्हें मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे? जैसे आप देखिए यहाँ पे A to B है एंड देन B to C है और यहाँ दे रखा है इसने A to C। नाउ सी दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी कैन बी अचीव फ्रॉम दीज टू फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑल्सो। हाउ? बाय द ट्रांजिटिविटी रूल। हमने ट्रांजिटिविटी रूल में देखा था कि इफ A टेंड्स टू B एंड B टेंड्स टू C देन A टेंड्स टू C। ओके, तो इस केस में हम इसको यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देखो A टेंड्स टू B एंड B टेंड्स टू C। अब हमें देखना है कि क्या AC टेंड्स टू B को एलिमिनेट किया जा सकता है क्या। तो उसके लिए आप इन दो फंक्शनल डिपेंडेंसी से AC का क्लोजर निकाल लीजिए। AC का अगर हम एट्रीब्यूट क्लोजर निकालेंगे तो यहाँ से AC का एट्रीब्यूट क्लोजर क्या आ जाएगा? A और C तो आएंगे ड्यू टू रिफ्लेक्सिविटी और A टेंड्स टू B है इसलिए B भी आ जाएगा। सो AC टेंड्स टू B आप यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हो। तो दिस कैन बी ऑल्सो एलिमिनेट। सेम हमें देखना है ए बी टेंड्स टू सी कर सकते हैं क्या इन दो फंक्शनल डिपेंडेंसी से। तो यहाँ पे आप निकालेंगे ए बी का क्लोजर। ठीक है, ए बी का क्लोजर निकालेंगे तो ए और बी तो आएगा ही क्योंकि रिफ्लेक्सिविटी होती है और यहाँ दूसरा जो है वो आ जाएगा। आप देखें तो बी टेंड्स टू सी है इसलिए यहाँ पे बी आपके पास प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा ए बी सी। तो ए बी सी भी हो सकता है। सो यू कैन एलिमिनेट दिस वन ऑल्सो एंड दिस वन इज ए बी टेंड्स टू बी। ए बी टेंड्स टू बी तो क्या हो गई? आपकी ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गई क्योंकि बी ऑलवेज डिटरमाइंस बी। सो दिस कैन ऑल्सो बी एलिमिनेट। तो आपने जब इसका कैनोनिकल कवर निकाला तो उसमें कौन कौन से फंक्शनल डिपेंडेंसीज आ जाएंगी? ए टेंड्स टू बी एंड बी टेंड्स टू सी। सिर्फ ये दो फंक्शनल डिपेंडेंसी सफिशिएंट हैं, बाकी जो ओरिजिनल फंक्शनल डिपेंडेंसी है एफ उसकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज को डिटरमाइन करने के लिए। सो दिस इज कॉल्ड द कैनोनिकल कवर। नाउ हाउ विल यू फाइंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स? सो उसके लिए हमने यहाँ पे एक होता है एक्सट्रानियस एट्रीब्यूट। नाउ व्हाट एक्सट्रानियस एट्रीब्यूट्स मीन्स? आप कैसे किसी एट्रीब्यूट को एलिमिनेट कर सकते हो? तो एक्सट्रानियस एट्रीब्यूट में क्या होता है? इफ एक्स वाई टेंड्स टू जेड, ओके, and X attribute closure is contain either Y or Z in your functional dependency F, then your Y is the extraneous attribute. Extraneous means it is an extra attribute. You can eliminate this attribute from the functional dependency. This is the definition for your extraneous attribute. Okay, let's suppose for example if AB tends to C, now you have to find out closure of A. तो ए का क्लोजर आप निकालोगे तो क्या आ रहा है? ए के क्लोजर में ए तो आएगा ही नो डाउट, लेकिन यहाँ देखो ए टेंड्स टू बी तो बी भी आ रहा है। ठीक है, तो ए का क्लोजर अगर आप निकाल रहे हो तो उससे क्या डिटरमाइन कर पा रहे हो? आप बी को डिटरमाइन कर पा रहे हो। इस केस में क्या हो गया? आइदर वाई और जेड, अगर दोनों में से कोई भी एक एट्रीब्यूट आप डिटरमाइन कर पा रहे हो तो जो यहाँ वाला लेफ्ट हैंड साइड पे एट्रीब्यूट होगा वो कौन सा एट्रीब्यूट हो जाएगा? एक्सट्रानियस एट्रीब्यूट। सो यू कैन एलिमिनेट दिस एट्रीब्यूट। तो आपकी न्यू फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या बन जाएंगी? A टेंड्स टू C एंड A टेंड्स टू B।
मैं एक और क्वेश्चन बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए ए बी टेंस टू सी है और ए टेंस टू सी है, तो इस केस में अगर आप ए का एट्रीब्यूट क्लोजर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए और सी। ठीक है, अगेन हमने बोला है आइदर वाई और जेड, ठीक है, आइदर वाई और जेड, तो यहाँ पे आइदर बी और सी, तो सी अगर हमारा एग्जिस्ट कर रहा है तो भी हमारी क्या हो जाएगी, ये बी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट हो जाएगा, इसको आप एलिमिनेट करेंगे और इसको एलिमिनेट करने से ए टेंस टू सी और ए टेंस टू से सेम एट्रीब्यूट फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो आप इसको यहाँ पे मिनिमाइज करके एक ही फंक्शनल डिपेंडेंसी लिख लेंगे एंड दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी इज लॉजिकली कवर्ड टू एफ। नाउ सी नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये हो सकता है कि कई बार क्या होता है जब ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में, तो इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि आप जिसका एट्रीब्यूट क्लोजर ले रहे हो वो एट्रीब्यूट कभी भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आपने ए बी टेंस टू सी किया और ए टेंस टू बी किया, तो यहाँ पे आप ए को रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ए को रिमूव किया तो आपकी न्यू फंक्शनल डिपेंडेंसीज ये बन जाएंगी, बी टेंस टू सी एंड ए टेंस टू बी। लेकिन देखो जो आपका ओरिजिनल फंक्शनल डिपेंडेंसी एफ है उसके अंदर आप बी टेंस टू सी कर सकते हो क्या, नहीं, उसके अंदर ए और बी दोनों रिक्वायर्ड है सी को डिटरमाइन करने के लिए, तो F1 क्या हो जाएगा आपका सुपर सेट हो जाएगा एफ का, मींस लॉजिकली इक्वल नहीं होगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करके देखना, सेम ही चीज है, सेम ही प्रोसेस फॉलो करना है। नाउ मिनिमल कवर प्रोसीजर में क्या करना है, जो हमने ये काम किया इसी को इसने एक बार रूल्स में मैंने यहाँ पे बता रखा है कि कैसे कैसे काम करेंगे। तो फर्स्टली स्प्लिट योर फंक्शनल डिपेंडेंसी सच दैट x टेंस टू y विथ y इज अ सिंगल एट्रीब्यूट। ठीक है, जैसे अगर a टेंस टू b c दे रखा है, अगर इस तरीके से दे रखी है वैल्यूज, तो इसको आपको स्प्लिट करना है किसमें, a टेंस टू b एंड a टेंस टू सी। ठीक है, उसके बाद आपको फाइंड आउट करने हैं एक्सटर्नस एट्रीब्यूट, जिसका रूल मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, यही सेम रूल यहाँ पे बता रखा है। उसके बाद सारे एक्सटर्नस एट्रीब्यूट्स को रिमूव कर देना है, और उसके एक्सटर्नस एट्रीब्यूट्स को रिमूव करने के बाद अगर कोई भी रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसीज आती, जैसे यहाँ पे रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसीज आ रही थी ए टेंस टू सी, ए टेंस टू सी, तो उसको भी आपको रिमूव करके एक सिंगल को ही कंटेन करके रखना है फंक्शनल डिपेंडेंसी में। ठीक है, तो ये हो गया। तो इफ एंड ओनली इफ एफ इज दिस शुड कवर फंक्शनल डिपेंडेंसी, दैट मीन्स x tends to y, then x tends to y is logically implied in G. Okay, now यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन और कर रखा है जिसमें मैंने क्या किया, पहले फंक्शनल डिपेंडेंसीज थी। फर्स्ट रूल हमें कहता है कि पहले आप जो राइट हैंड साइड पे एट्रीब्यूट्स हैं उनको स्प्लिट कर लीजिए सिंगल सिंगल में। तो यहाँ पे ए बी सी डी टेंस टू ई हो गया, ए बी सी डी टेंस टू एफ, और ये सब तो सिंगल ही है तो इनको एज इट इज लिख लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सटर्नस एट्रीब्यूट। अब अगर आप एक्सटर्नस एट्रीब्यूट की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो ए सी है वो किसको डिटरमाइन कर पा रहा है, डी को, और यहाँ जो फर्स्ट और टू फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं दोनों के अंदर डी जो है लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। ठीक है, तो या तो वो ई और एफ को डिटरमाइन करता है एसी, या फिर डी को, तो डी को कर रहा है इसलिए डी क्या हो जाएगा आपका एक्सटर्नस एट्रीब्यूट, तो ये यहाँ से हट जाएगा। तो ए बी सी टेंस टू ई हो गया, ए बी सी टेंस टू एफ हो गया, ई टेंस टू एफ हो गया, ए सी टेंस टू डी एंड डी टेंस टू एफ। अब आप देखो ए बी सी टेंस टू ई एंड ई टेंस टू एफ, तो ट्रांसिटिविटी की वजह से क्या हो जाएगा, ए बी सी ऑल्सो टेंस टू एफ, तो ये रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गई, तो इसको भी हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। तो आपके पास फाइनल फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट आ जाएगा ये वाला। ओके, अब देखिए इसमें एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यहाँ पे अगर आप देखें तो डी टेंस टू ए भी तो है, अगर डी टेंस टू ए बोलेंगे तो ए भी तो एक तरीके से एक्सटर्नस एट्रीब्यूट हो सकता है, तो आपको एक एट अ टाइम एक ही को ही कंसिडर करना है। तो अगर हम डी टेंस टू ए वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी को कंसिडर करते तो उस केस में क्या हो जाता है, आपका जो ए है वो एक्सटर्नस एट्रीब्यूट हो जाता, तो ए एक्सटर्नस एट्रीब्यूट हो जाता, तो यहाँ पे हम ए को रिमूव करते हैं। ये देखिए मैं बताती हूँ, अगर d टेंस टू a को हम कंसिडर करके चल रहे हैं तो a हमारा एक्सटर्नस एट्रीब्यूट हो जाएगा, तो यहाँ पे a आपका कैंसिल हो जाएगा। तो BCD टेंस टू e, BCD टेंस टू f, e टेंस टू f, और ये सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी आ गई। अब यहाँ देखो BCD टेंस टू e एंड e टेंस टू f, तो BCD टेंस टू क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी भी हट जाएगी और ये आपके बन जाएंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी का कैनोनिकल कवर।
ओके, मिनिमल कवर बन जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की बात है कि मिनिमल कवर एक से ज्यादा पॉसिबल हो सकते हैं, जरूरी नहीं वो यूनिक हो, लेकिन जितने भी मिनिमल कवर्स हैं वो लॉजिकली इक्वल होंगे आपकी ओरिजिनल फंक्शनल डिपेंडेंसी से। जैसे यहाँ पर एक बार हमने डी को कंसिडर किया था और एक बार ए को कंसिडर किया था, तो हमारे पास दो मिनिमल कवर्स बने थे। ठीक है, दोनों यूनिक नहीं है, लेकिन दोनों लॉजिकली कवर करेंगे आपके फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट एफ को। So this is the minimal cover. Next is multi-value dependency. Now what multi-value dependencies means, हमने देखा था कि redundancy जो है रिलेशन में आती है नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसीज की वजह से। नॉन ट्रिवियल भी दो टाइप की होती है, एक होती है सिंगल वैल्यूड, एक होती है मल्टी वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड हमने डिस्कस करी थी 1NF से BCNF तक, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी हम डिस्कस करेंगे 4NF में। दोनों ही केस में आपकी रिडंडेंसी कब आती है, जब आपका x जो होता है सुपर की नहीं होता। जैसे SID टू S नेम है, यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पे SID टू S नेम है लेकिन SID आपकी सुपर की नहीं है, तो उस केस में आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी रिडंडेंसी आएगी यहाँ पर। और यहाँ पे SID टू फोन नंबर, तो एक SID पे आपके एक से ज्यादा फोन नंबर है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर S1 जो है वो सुपर की नहीं है, तो इस केस में भी आपकी आएगी रिडंडेंसी। यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ टू और मोर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट इन R, देन R सफर्स फ्रॉम रिडंडेंसी। हाउ, जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो आपका कोर्स नंबर है और फोन नंबर है, ये दोनों एक तरीके से क्या है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। इसे आप 1NF में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इन्हें ब्रेक करेंगे या कन्वर्ट करेंगे सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स में। तो C1 C2 C3 के लिए 3 रोज बन जाएंगी, और इसी तरीके से S2 में भी C1 C2 C3, और उसके साथ साथ उनके P1 और P2, यानी कि C1 के साथ आएंगे 3 बार फोन नंबर, C2 के साथ आएंगे, C3 के साथ आएंगे, जिस तरीके भी इनका कनेक्शन होगा। तो उस वजह से यहाँ पे देखो रिडंडेंसी क्रिएट हो गई। अब इसके अंदर आप कैंडिडेट की किसको मानोगे, कैंडिडेट की जो होगी वो तीनों का ही कॉम्बिनेशन होगी। ठीक है, तो ये BCNF में तो होगा, लेकिन रिडंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि बार बार आप सेम डेटा को रिपीट कर रहे हो कई जगह पे। जैसे S1 C1 कितनी जगह रिपीट हो रहा है ना, S1 C2 हो गया, या फिर S1 C3 हो गया, तो ये कितनी बार वैल्यूज रिपीट हो रही है, इसलिए बिकॉज ऑफ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आपका यहाँ पे रिलेशन BCNF में तो कन्वर्ट हो रहा है, बट इट सफर्स फ्रॉम दी रिडंडेंसी। यहाँ पे अगर जबकि हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए, फिर हमने इनको कन्वर्ट कर दिया S1 C2 S1 C1 S1 C2 S1 C3, और यहाँ पे हमने की कैंडिडेट की को ले लिया SID C नंबर, तो यहाँ पे कोई भी रिडंडेंसी नहीं आ रही। अब देखिए इसी तरीके से यहाँ पे आप कह रहे हैं कि ये तीनों ही मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, तो तीनों कंबाइन होंगे आपकी SID के साथ टू फॉर्म अ की। यही चीज यहाँ पे इसमें एक्सप्लेन करी है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कोर्स नंबर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गया, तो इसको आप मर्ज करेंगे SID के साथ टू फॉर्म अ की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको की नहीं बनाते तो ये SID टू S नेम, तो एक हम पहले से कह रहे थे कि SID टू S नेम जो है, हम इसमें कह रहे थे कि ये SID सुपर की है। ठीक है, लेकिन जब आपने ये कन्वर्ट किया तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी तो थी, अब एक ये SID C नंबर वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी आ गई, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से BCNF में भी नहीं होगा और रिडंडेंसी भी इसके अंदर एग्जिस्ट करेगी। तो इसको आप फर्दर ब्रेक करोगे SID C नंबर में और SID S नेम में, देन इट विल कन्वर्ट इनटू अ BCNF। तो यहाँ पे आप क्या मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी की डेफिनेशन क्या दे सकते हो, लेट x, y बी द सम एट्रीब्यूट्स ऑफ R एंड Z इज R minus X union Y. All attributes of R except XY. Okay. X is multi-value dependent to Y implied in R if what we can say if T1.x, T2.x, T3.x and T4.x is equal. Next is T1.y is equal to T2.y and T3.y is equal to T4.y. And last one is T1.z equal to T3.z and T2.z equal to T4.z. अब ये क्या चीज है ये मैं समझाती हूँ। आपकी रिडंडेंसी कैसे पता चलेगी, जैसे देखो x1 तो सबका इक्वल है ना, जितनी भी टपल्स है उसमें x1 तो इक्वल है, y जो है दो टपल्स के लिए इक्वल है, और फिर दूसरा y दूसरी दो टपल्स के लिए इक्वल है। इसी तरीके से z है वो ऑल्टरनेटिव टपल्स के लिए इक्वल है, जैसे फर्स्ट एंड थर्ड एंड सेकंड एंड फोर्थ। तो इस केस में आपका मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आ जाएगी x टेंड्स टू y की। इसी तरीके से अगर आप दूसरे कंडीशन देखें कॉम्प्लीमेंटेशन रूल में, तो इसमें क्या हो जाएगा, x1 तो अभी भी सारे सेम है, लेकिन जो y है वो ऑल्टरनेटिवली इक्वल है, और z जो है दो दो वैल्यूज के लिए इक्वल है। तो
x की सेम z वैल्यूज के लिए आपके पास दो डिफरेंट y वैल्यूज है, तो उस केस में x इज मल्टी वैल्यू डिपेंडेंट टू z। तो ये यहाँ पे कुछ रूल्स बनते हैं इसके रिगार्डिंग। एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन रूल। कॉम्प्लीमेंटेशन रूल क्या होता है? इफ x इज मल्टी वैल्यू डिपेंडेंट टू y, व्हाट इट मीन्स दैट x इज मल्टी वैल्यू डिपेंडेंट टू रिलेशन r माइनस x यूनियन y। अब मैं इसे समझाती हूँ कैसे, एग्जाम्पल से देखो। अगर ए बी सी डी एक रिलेशनल स्कीमा है और a जो है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंट है b के, अगर a जो है हम कह रहे हैं मल्टी वैल्यू डिपेंडेंट है b के, तो a मल्टी वैल्यू डिपेंडेंट किसके होगा? और यहाँ पे ये इस तरीके से आ जाएगा रिलेशन स्कीमा r माइनस x यूनियन y, यानी कि ए बी, है ना। r माइनस ए बी करना है। अब आप देखें रिलेशन स्कीमा r के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं? a b c एंड d। तो हम सेट ऑपरेशन में जब डिफरेंस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं वो तो कैंसिल हो जाते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड में एट्रीब्यूट्स होते हैं वो एट्रीब्यूट्स आपके यहाँ पे बच जाते हैं रिजल्ट में। तो इस केस में ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा मल्टी वैल्यू डिपेंडेंट टू सी डी। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ द कॉम्प्लीमेंटेशन रूल। सेकेंड रूल है, इफ जब हमारे पास सिंगल वैल्यू डिपेंडेंसी होती थी तो हम उसमें तो क्या करते थे, x टेंस टू अगर y z होता था तो उसे स्प्लिट कर सकते थे, x टेंस टू y और x टेंस टू z। ये अलाउ होता था आपका सिंगल वैल्यू डिपेंडेंसी में। ठीक है, लेकिन मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी में x टेंस टू y z इज नॉट इक्वल टू दिस स्प्लिट वैल्यूज। ओके, ये नॉट इक्वल टू है, तो आप इस तरीके से स्प्लिट नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में कभी आता है तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे इसमें समझा रखा है, तो ये आप देख सकते हैं, इसमें इसका प्रूफ है कि ये जो वैल्यू है ये इसके कैसे इक्वल नहीं है। थर्ड जो रूल है वो है ट्रिवियल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। ट्रिवियल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का मतलब है अगर x टेंस टू y है, ये ट्रिवियल कब होगी? जब x जो है y का सुपर सेट हो और x यूनियन y जो है वो क्या बना दे? रिलेशन स्कीमा। हम ट्रिवियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रिवियल में क्या हो जाएगा, जैसे a टेंस टू a, तो ये ट्रिवियल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हो गई। a b टेंस टू a, तो a b जो है सुपर सेट है a का, इसलिए ये भी मल्टी वैल्यू ट्रिवियल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हो गई। नेक्स्ट इज दिस वन एंड दिस वन, a टेंस टू b एंड b टेंस, इन दोनों को अगर हम मर्ज करें तो अगर इनका यूनियन करते तो ये रिलेशन स्कीमा बन जाता है। इसलिए ये सारी जो मल्टी डिपेंडेंसी है वो ट्रिवियल टाइप की है। जबकि नॉन ट्रिवियल कैसे क्या होगी, जैसे अगर सिर्फ आपको ये गिवन है a टेंस टू b, तो इसमें a ना तो b का सुपर सेट है, ठीक है, और a यूनियन b जो है वो रिलेशन स्कीमा भी नहीं बना रहा पूरा, इसलिए ये नॉन ट्रिवियल हो जाएगी। सेम अगर ए बी टेंस टू सी देखे तो ए बी जो है सी का सुपर सेट नहीं है, और यहाँ पे ए बी जो है बी का, सॉरी यहाँ पे ए बी जो है सी का सुपर सेट नहीं है, लेकिन ए बी और सी को अगर आप यूनियन करेंगे तो इसका रिलेशन स्कीमा आर बन जाएगा। इसी तरीके से ए बी टेंस टू बी जो है उसमें ए बी जो है बी का सुपर सेट है, तो उस केस में ये कैसी हो जाएगी? डिपेंडेंसी ट्रिवियल हो जाएगी। तो टू फॉर्म अ नॉन ट्रिवियल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी रिलेशन शुड हैव मोर देन टू एट्रीब्यूट। फर्स्टली तो एक चीज ये है कि अगर आपको नॉन ट्रिवियल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी रिलेशन बनाना है तो आपके रिलेशन में दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। दूसरा केस ये है, क्योंकि अगर दो एट्रीब्यूट्स होंगे तो वो तो यूनियन होकर रिलेशन स्कीमा ही बना लेंगे, इसलिए वो नॉन ट्रिवियल नहीं होगी। और नॉन ट्रिवियल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज ही आपकी रिडंडेंसी क्रिएट करती है, जबकि ट्रिवियल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज होती हैं वो फ्री होती है रिडंडेंसी से। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट है रेप्लिकेशन रूल। रेप्लिकेशन रूल का मतलब क्या है? एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी x टेंस टू y इज ऑल्सो अ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। ओके, यानी अगर हम कहते हैं कि SID टू S नेम है तो SID टू S नेम, ये भी ट्रू होगा। जो सिंगल वैल्यू डिपेंडेंसी है सेम एट्रीब्यूट्स पे वो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स पे भी रिलाई करेंगी। नेक्स्ट रूल होता है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी रूल में ये है कि अगर x टेंस टू y है और y टेंस टू z है तो x टेंस टू क्या हो जाएगा? z माइनस y। जबकि हमारा वहां क्या होता था? a टेंस टू b एंड b टेंस टू c होता था, तो a टेंस टू c हो जाता था ट्रिवियल फंक्शनल सिंगल वैल्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी में। जबकि मल्टी वैल्यूड में क्या हो जाएगा? z माइनस y, यानी यहाँ ट्रांजिटिविटी में z माइनस y के बाद जो एट्रीब्यूट्स बचेंगे z में वो आ जाएंगे आपके x के साथ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी में। जैसे यहाँ देखो मैंने हर रूल्स के साथ एग्जाम्पल दे रखे हैं ताकि वो वहीं पे क्लियर हो जाएगा। ज्यादा इधर उधर आपको कहीं रिसर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप यहीं से इस एग्जाम्पल के थ्रू आपके रूल्स को क्लैरिफाई कर सकते हो। तो देखो ए बी
tends to BC and BC tends to multi value dependent to CD। तो ये Y हो गया, सॉरी ये हो गया आपका Y और ये हो गया आपका Z। तो आपका और X हो गया आपका AB। तो X टेंस टू क्या हो जाएगा Y माइनस Z। तो Y माइनस Z क्या हो जाएगा BC माइनस CD। तो देखो मैंने ये बताया था सेट डिफरेंस ऑपरेशन क्या होता है, जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो कैंसिल हो जाता है और जो लेफ्ट साइड में एट्रीब्यूट बचते हैं, सॉरी Z माइनस Y होगा, ओके सॉरी माय मिस्टेक, मैं वापस बता देती हूँ, नो प्रॉब्लम। Z माइनस Y है तो Z तो है आपका C एंड D और Y क्या है आपका B एंड C। तो इसमें सबसे पहले कॉमन एट्रीब्यूट सेट ऑपरेशन में वो तो कैंसिल हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, और जो लेफ्ट साइड में एट्रीब्यूट्स बचते हैं वो आप रिजल्ट में इंक्लूड करते हो। तो लेफ्ट साइड में अपना बच रहा है D, तो ये वाली मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन रूल क्या होगा कि अगर x इस y के साथ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंट है तो आप XW2YZ कर सकते हो, ठीक है। XW2YZ में W जो होगा वो क्या हो जाएगा Z का सुपर सेट हो जाएगा। तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के जो थोड़े से रूल्स है ना वो थोड़े से ट्रिकी हैं रादर देन योर सिंगल वैल्यू डिपेंडेंसी, बट इसमें क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी होती है लेकिन ज्यादा नहीं होती, ज्यादा आपके सिंगल वैल्यूड से पूछे जाते हैं। बट खैर क्योंकि हमारा एग्जाम किस लेवल का होने वाला है वो हमें इतना भी क्लैरिफाई नहीं, क्योंकि 10 साल पहले एग्जाम हुआ था, उसके बाद काफी लेवल रूल्स चेंज भी हुए हैं और किस तरीके का एग्जाम आएगा, काफी सारी टेक्निक्स भी नई आई हैं। तो हमें थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज भी क्या होती हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसलिए मैंने ये टॉपिक इसमें इंक्लूड किया है। इतना डिटेल में आपको और कोई लेक्चर में नहीं समझाएगा मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, दिस इज द श्योरिटी। तो इनको समझिए और इसमें हर एक के साथ एग्जाम्पल है, उन एग्जाम्पल से इनको वापस रिलेट करें, वीडियो को पॉज करके देखें, एक एक रूल को ढंग से पेन पेपर पे लेके सॉल्व करें तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑगमेंटेशन रूल में होगा अगर W सुपर सेट है Z का, देन यू ऑगमेंट W एंड Z इन द लेफ्ट एंड राइट साइड रेस्पेक्टिवली। जैसे A टू B है तो यहाँ पे AC टू BC हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से A टू B है तो हम यहाँ पे क्या करा हमने इसको ACD एंड BC, तो CD जो है आपका सुपर सेट हो गया, तो दिस इज पॉसिबल, ओके। अब देखो ये क्वेश्चन है, विच इज ट्रू इफ A टेंड्स टू BC देन दिस वन इज ट्रू और नॉट। तो दिस वन इज ट्रू क्योंकि यहाँ पे ये क्या है सिंगल वैल्यू डिपेंडेंसी है। सिंगल वैल्यू डिपेंडेंसी जो होती है उसका मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी में बता सकते हो, और A टेंड्स टू C तो आप स्प्लिट कर ही सकते हो, तो दिस वन इज ट्रू। नेक्स्ट है A टेंड्स टू मल्टी वैल्यू डिपेंडेंट टू BC, तो यहाँ पे आप देखो ये पॉसिबल नहीं है, मैंने आपको रूल में बताया ही था, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये फर्स्ट वाला ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स है। अब थर्ड देखो, अगेन A से BC में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है, तो क्या हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं? नहीं, फर्स्ट वाला ही फॉल्स है सबसे पहले तो ये पूरा ही ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ में क्या है सिंगल वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी, इसको आप डिवाइड कर सकते हो। इसमें हमने बताया ना कि एवरी सिंगल वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी इज ट्रिवियली मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी आल्सो, तो दिस वन इज ट्रू, ठीक है, ये पॉसिबल है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी। इसके बाद ये कुछ इसमें क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस में आपको बताना है, ये क्वेश्चंस मैंने ये होमवर्क के लिए है, पहले आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर ये नहीं होंगे तो मैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं ये क्वेश्चंस वापस से मुझे पेज नंबर लिख के बता देना कि 8 नंबर वाला है या 9 नंबर वाला है क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ है, तो मैं एक अलग से इसके लिए लेक्चर बना के डाल दूंगी और ये क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। बट इतना पढ़ाने के बाद आई होप ये तो आप लोग कर ही लोगे, बहुत ईजी क्वेश्चंस है और ये समझ भी आ जाएंगे। ये आई थिंक गेट के किसी ईयर में आए थे ये क्वेश्चन, तो ये मैंने इसलिए इंक्लूड कर रखे हैं इसमें, तो ये आप प्लीज पढ़ो, है ना, इनको सॉल्व करो, पहले रूल सारे अच्छे से डिस्कस करो, उनको आप एग्जाम्पल्स उनके समझो और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। जिनसे सॉल्व हो जाए प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जिनसे नहीं सॉल्व वो भी बताएं, तो हम एक इसके लिए अलग से स्पेशल लेक्चर बना देंगे। ओके, तो ये तीनों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अब है हमारा 4NF। अब 4NF के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी रिलेशन स्कीमा 4NF में होगा अगर उसकी जितनी भी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज है, ठीक है, x टेंड्स टू y, वो किस में हो, BCNF में। और BCNF में होने के लिए कंडीशन होती है कि x मस्ट बी अ सुपर की, और दूसरी क्या है,
जितनी भी नॉन ट्रिवियल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है उसके अंदर भी x आपकी क्या होनी चाहिए, सुपर की। अगर x सुपर की है तब तो आपका रिलेशनल स्कीमा 4NF में होगा। तो देखो 4NF में होने के लिए एक तो आपका रिलेशनल स्कीमा BCNF में होना चाहिए, यानी कि जितने भी सिंगल वैल्यू डिपेंडेंसीज हैं उसमें आपकी x जो है वो सुपर की होनी चाहिए, और नॉन ट्रिवियल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी में आपका जो रिलेशनल स्कीमा R है उसके x वैल्यू सुपर की होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे R ऑफ ABC है, ठीक है, यहाँ पर एक मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी ये दे रखी है, एक मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी ये है, और एक मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी ये है। ये वाली तो देखो ट्रिवियल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है, क्यों? क्योंकि x यूनियन y अगर आप करोगे तो आपको रिलेशनल स्कीमा R मिल रहा है, R में भी ABC है और इसमें अगर आप यूनियन करते हो तो भी आपको ABC मिलेगा, तो ये तो सही है। दूसरी क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो A से B और A से C है, ठीक है, लेकिन ना ही A सुपर की है ना ही यहाँ पर भी A सुपर की है। यहाँ पे जो कैंडिडेट की है या सुपर की जो भी बोलो वो क्या है आपकी ABC। तो इस वजह से ये दोनों सुपर की में नहीं आ रहे, इसलिए ये सेकंड वाले रूल को फॉलो नहीं कर रहे। तो ये जो रिलेशनल स्कीमा है ये 4NF में नहीं होगा, बट ये रिलेशनल स्कीमा BCNF में होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी सिंगल वैल्यू डिपेंडेंसी प्रेजेंट ही नहीं है, तो आपको ये कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। तो ये रिलेशन हमेशा आपका BCNF में होगा बट 4NF में नहीं होगा। इसी तरीके से ये देखो ABCD और यहाँ पे जितनी भी डिपेंडेंसीज दे रखी है सिंगल वैल्यू डिपेंडेंसीज है, ठीक है, सिंगल वैल्यू डिपेंडेंसीज है। तो यहाँ पे और देखो A tends to B, B tends to C, C tends to D and D tends. Every attribute can calculate या can determine all the attributes. So A, B, C and D all four attributes are the candidate key individually. तो सारी कैंडिडेट कीज हैं, एवरी कैंडिडेट की इज अ सुपर की। तो उस केस में चारों जो है BCNF के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, और ये 4NF में भी होगा। क्यों? क्योंकि एवरी सिंगल वैल्यू डिपेंडेंसी, एवरी नॉन ट्रिवियल सिंगल वैल्यू डिपेंडेंसी इज ऑल्सो अ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। तो इनको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और इस केस में भी आपकी जितनी भी x वैल्यूज हैं यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वैल्यूज वो सारी सुपर की पे रिलाई कर रही है, इसलिए ये सिचुएशन भी आपकी ये रिलेशनल स्कीमा आपका 4NF में होगा। आई होप ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नहीं आया तो वापस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, तो ये एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, ये आ जाना चाहिए आपको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई रिलेशन बाइनरी रिलेशन है, बाइनरी रिलेशन मैंने बताया था जिसमें दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो कोई रिलेशन अगर बाइनरी रिलेशन है तो क्या वो 4NF में होगा? उसके लिए आपको कुछ सिचुएशंस देखनी पड़ेगी। अगर रिलेशनल स्कीमा BCNF में है, BCNF में तो होगा ही, क्योंकि या तो आपके पास फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी A टेंड्स टू B, है ना, या फिर फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी B टेंड्स टू A, और अगर ये दोनों ही नहीं हुई तो आपके पास कैंडिडेट की होगी AB। ये केसेस हो सकते हैं आपके पास। ओके, तो R हमेशा BCNF में तो होगा, और अगर कोई भी इसके अंदर नॉन ट्रिवियल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी रही, नॉन ट्रिवियल मल्टी अगर कोई भी नहीं है नॉन ट्रिवियल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, तब तो 4NF में भी होगा। और R ऑफ AB जो होता है वो हमेशा जो बाइनरी रिलेशन होता है वो 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 6NF तक रिलाई करता है, ये सब के अंदर होता है, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से, मतलब ये मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से पॉसिबिलिटीज आ सकती है क्वेश्चन में कि कोई आए रिलेशनल स्कीमा की ये एक बाइनरी रिलेशन है और ये रिलेशन BCNF में और इसमें कोई भी नॉन ट्रिवियल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं है, तो आप क्या आंसर को टिक करेंगे? 4NF को। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि जो भी बाइनरी रिलेशन होता है वो हमेशा 1NF से लेके 6NF तक रिलाई करता है। एक और तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि आर रिलेशन इज इन BCNF एंड एटलीस्ट वन सिंपल कैंडिडेट की इन R। अगर हमेशा एक सिंपल कैंडिडेट की होगी तो वो तो सभी वैल्यूज को डिटरमाइन कर पाएगी, तो उस केस में भी आपका जो रिलेशनल स्कीमा है वो 4NF में होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो 4NF से रिगार्डिंग आ सकते हैं, तो इनको थोड़ा समझना जरूरी है। नेक्स्ट है कि आपके पास जैसे एक रिलेशनल स्कीमा दे रखा है ABCDEF, ठीक है, और ये आपकी दे रखी है कैंडिडेट कीज, ओके, और ये दे रखा है कि R इज इन BCNF, ये दे रखा है कि रिलेशनल स्कीमा BCNF में है। अब आपके पास एक सिचुएशन क्या हो सकती है कि अगर रिलेशनल स्कीमा BCNF में है लेकिन 4NF में नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी कब होगी? जब एटलीस्ट 2 मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अगर उस ऐसा केस हो जाएगा तो उस केस में हमेशा कैंडिडेट की सिंगल नहीं आएगी, कभी भी सिंपल कैंडिडेट की नहीं आएगी, और हमेशा जो सिंपल कैंडिडेट की है वो कंसिस्ट करेगी एटलीस्ट 3 एट्रीब्यूट। तो ये जब सिचुएशन होगी तब आपका पॉसिबिलिटी हो सकती है कि R जो है BCNF में हो,
लेकिन 4NF में नहीं हो। वो सिचुएशन क्या हो गई कि जब कोई भी 2 मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स है वो कन्वर्ट हो रहे हैं सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट में। That means your candidate key contains at least 3 attributes. That in that case, your relational schema is BCNF but not in 4NF. So yeah, that's it for the normalization. So I hope आपको normalization वाला टॉपिक समझ में आया हो और ये पढ़ के आपको काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन हुई हो, आपकी क्वेरीज जो हैं वो क्लियर हुई हो। सो ये हमारा नॉर्मलाइजेशन कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाले हैं वो है हमारे फिजिकल एंड लॉजिकल डेटाबेसेस। तो उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले एसक्यूएल क्वेरीज। तो वो टॉपिक हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियोस पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ये आप जो बच्चे डीबीएमएस की प्रिपरेशन डीबीएमएस पढ़ना चाहते हैं या जिनको डीबीएमएस समझ नहीं आ रहा है, जो किसी ग्रेजुएशन में है, उनके लिए भी ये नोट्स बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। सो प्लीज़ उन्हें भी शेयर कीजिए एंड हम कल स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एसक्यूएल क्वेरी का टॉपिक। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।